कैल्शियम सल्फेट के। ये जो मेटल सल्फेट है ये आइसोमॉर्फ है कैल्शियम सल्फेट के। तो बताइए इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, समझ में आया? तो जब ये कह रहा है कि आइसोमॉर्फ है कैल्शियम सल्फेट के, तो जो वैलेंसी कैल्शियम की है वो इसकी भी हुई। हाँ बताओ, इसकी वैलेंसी +2, तो यहाँ भी क्या है +2, तो यहाँ रख देंगे 2। एटॉमिक वेट 60, 60/2, आंसर क्या 30। इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 30। लेकिन जब आइसोमॉर्फ का मतलब समझेंगे तब ना इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो आगे के जो टॉपिक में हमको ये सारी बातें काम आएंगी, इसलिए बात को ध्यान से सुनते जाओ। अरे तुम्हें आज का लेक्चर छोड़ा तो आगे दिक्कत होगी, समझ लो। हाँ समझ में आया? और एक चीज और सुन लो कि जैसे मान लो कोई आइसोमॉर्फ का सोल्यूशन, जैसे मान लो मेरे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ये समझो ये सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का, कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, जिंक सल्फेट का। तुमने क्या किया, इसमें फेरस सल्फेट डाल दिया। इसी जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट डाल दिया। तो होगा क्या, इस क्रिस्टल का साइज बढ़ा हो जाएगा, ये क्रिस्टल का साइज बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? जिंक सल्फेट का क्रिस्टल था और तुमने उसमें क्या डाल दिया, सोल्यूशन है सोल्यूशन, उसमें तुमने फेरस सल्फेट डाल दिया। तो बताओ दोनों आइसोमॉर्फ है ना, दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम है ना, दोनों का अरेंजमेंट सेम है ना। तो बताओ ये सब आपस में मिल जाएंगे, और ये दोनों जहां मिल जाएंगे तो बताओ क्रिस्टल का साइज बड़ा हो जाएगा। नोट करो, नोट करो। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, in the saturated solution of ionic compound, in the saturated solution of ionic compound when isomorph is added, in this saturated solution of ionic compound when isomorph is added, उसमें आइसोमॉर्फ डाल देंगे, then isomorph is added, then crystal will grow in size. In the saturated solution of ionic compound when isomorph is added, then crystal will be grow in size. जो क्रिस्टल होगा अंदर वो उसका साइज बढ़ जाएगा, मतलब दोनों क्रिस्टल आपस में मिल जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम है ना, नेचर सेम है, तो जहां वो मिलेंगे क्रिस्टल का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में फेरस सल्फेट डालेंगे तो जिंक सल्फेट जो पार्टिकल्स होगा उसका साइज क्या होगा, वही रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा? तुम कहोगे बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फ है। आया? ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की। हाँ, आयनिक कंपाउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोवलेंट कंपाउंड इसलिए कंप्लीट हो गया कि इसमें स्ट्रक्चर नहीं ना है, मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग नहीं है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, शेप नहीं है, और जब शेप नहीं है तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो जिस चीज में शेप है समझो उसकी प्रॉपर्टी है। तो रुमाल जो है कपड़े का टुकड़ा होता है ना, जो रुमाल हम लोग यूज करते कपड़े का टुकड़ा होता है, उसको बड़ा आराम से तय करके पॉकेट में रख लेते हम लोग, मुंह पोंछते, हाथ पोंछते, है कि नहीं? वैसे है तो कपड़े का टुकड़ा, हम चाहें तो कोई भी कपड़ा काट पीट के अपना रख सकते हैं बिना, लेकिन उसका शेप होने से उसका महत्व ज्यादा है। लेकिन उसका शेप ना हो और कोई भी बेढंगा शेप का कपड़ा रख ले, कितना और लगेगा? तो बताओ इस शेप की वजह से उसका महत्व है, तो कपड़े का टुकड़ा है, रुमाल है तो कपड़े का टुकड़ा, लेकिन शेप की वजह उसका महत्व है, उसकी कदर है। नहीं तो हम कोई भी शेप का कपड़ा लेकर यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं। बताओ शेप की वजह से उसका महत्व है ना। तो जिस चीज में शेप है समझो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एप्लीकेशन है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में शेप है, आयनिक बॉन्ड में शेप, तो आयनिक बॉन्ड का इतना महत्व नहीं जितना महत्व कोवलेंट बॉन्ड का है। हाँ, लेकिन भी फजान रूल बचा है ना। हाँ, पहले फजान रूल देख लो, पहले फजान रूल, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट टू कोवलेंट,
चेंज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट टू कोवैलेंट। मतलब ये जो फजान रूल है, इस रूल को हमको अप्लाई कब करना है, यूज कब करना है, जब हमें इलेक्ट्रोवैलेंट को कोवैलेंट में चेंज करना होता। मतलब कंपाउंड आयनिक है, इलेक्ट्रोवैलेंट है, और उसमें पूछे कोवैलेंट कितना है। आयनिक में कोवैलेंट, याद करो हमने पिछले क्लास में कहा था कि पूरे नेचर में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर सीजन फ्लोराइड में होता है। हाँ, लेकिन इसमें हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया था तो इसमें 91% आयनिक आया था, तो बचा 9% क्या था, कोवैलेंट था। मतलब नेचर का कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक, हर आयनिक में कुछ ना कुछ कोवैलेंट होता है। तो आयनिक में कितना कोवैलेंट है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तब हम फजान को याद करेंगे, तब ये रूल लगाएंगे। अब मान लो कंपाउंड ही कोवैलेंट दे दिया था पहले से, तो उसमें फजान रूल मत लगाना, ये रूल लगाना है आयनिक में कोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट से चेंज किसमें हो रहा है, कंपाउंड कोवैलेंट में, तो फजान का यूज है। इसलिए हमने लिख दिया, देखो चेंज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट टू कोवैलेंट। जब कोई आयनिक है और उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है, तो कितना कोवैलेंट आ रहा है उसको जानने के लिए हम लगाएंगे फजान रूल। तो जो कंसेप्ट जहां का है उसको वही अप्लाई करना है, इधर उधर नहीं करना है। भाई किचन का सामान बेडरूम में नहीं यूज होगा, बेडरूम का सामान किचन में नहीं यूज होगा, तो यहां भी हर कंसेप्ट अपनी जगह पर अप्लाई होगा, इधर उधर नहीं करोगे तुम। तो ये कंसेप्ट कब लगाना है, जब आयनिक कंपाउंड है, अब पूछ रहा है उसमें कोवैलेंट कितना, आयनिक में कोवैलेंट। समझ में आया, नोट करो। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर in ionic compound, explanation of covalent character in ionic compound, in ionic compound given by Fajan. Explanation of covalent character in ionic compound given by Fajan। मतलब कंपाउंड आयनिक है, मेटल नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग है, अब पूछा इनमें बताओ कौन ज्यादा कोवैलेंट, आयनिक में कोवैलेंट। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम फजान रूल को लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। हाँ, कैसे लगाएंगे, क्या है फजान रूल, क्या उसके एप्लीकेशंस है, देखा जाए तो देखो जब भी अपोजिट चार्ज आयंस मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कैटायन एनायन एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर अपना असर डालते हैं, दोनों आयन अपना एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं, जिस वजह से उनके बीच कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, बात को समझे, नोट करो। व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन ब्रॉट टुगेदर, व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयंस ब्रॉट टुगेदर, when two opposite charge ions brought together, then one ion affect another ions. When two opposite charge ions brought together, then one ion affect another ion. एक आयन दूसरे आयन पर इफेक्ट डालेगा, one ion affect another आयंस, एक आयन दूसरे आयन के ऊपर इफेक्ट डालेगा, जिस वजह से बॉन्डिंग आ जाएगी कोवैलेंट। हाँ, क्या होगा देखो सामने, तो जब दो अपोजिट चार्ज कैटायन एनायन नजदीक आएंगे तो कैटायन एनायन को मारेगा और एनायन मार सहेगा, कैटायन एनायन को मारेगा और एनायन कैटायन की मार को सहेगा। तो जो मारेगा उसके लिए पोलराइजिंग पावर का शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पावर, और जो मार सहेगा, मार को सहेगा, सहनशीलता जिसके अंदर है, उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे पोलराइजेबिलिटी। तो कैटायन चूंकि मार रहा है तो उसके लिए शब्द होगा पोलराइजिंग पावर, और एनायन मार सह रहा है तो उसके लिए हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी। हाँ देखो सामने, समझो ये कोई आयनिक कंपाउंड का ये कैटायन है, ये उसका न्यूक्लियस, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये एनायन है, ये उसका न्यूक्लियस और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं,
ये कैटायन एनायन, ये दोनों का न्यूक्लियाई है, और ये कैटायन का चार्ज और ये एनायन का चार्ज। अब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, होगा क्या, ये कैटायन एनायन को मारेगा और एनायन मार को सहेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पोलराइजिंग पावर और इसके लिए यूज करेंगे पोलराइजेबिलिटी। हाँ, कैसे मारेगा देखो सामने, ये कैटायन का जो न्यूक्लियाई है इस एनायन के न्यूक्लियाई को सेम चार्ज की वजह से रिपेल करेगा। कैटायन का न्यूक्लियाई इस एनायन के न्यूक्लियाई को सेम चार्ज की वजह से क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो एनायन का न्यूक्लियाई है वो इधर की तरफ खिसकना शुरू करेगा, और ये कैटायन का न्यूक्लियाई इस एनायन के न्यूक्लियाई को तो रिपेल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इस एनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो कैटायन का न्यूक्लियाई एनायन के न्यूक्लियाई को रिपेल किया और एनायन के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, जिस वजह से ये एनायन क्या होगा, डिस्टॉर्ट कर गया, डिस्टर्ब कर जाएगा। जब डिस्टॉर्ट कर जाएगा तो उसका शेप देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, न्यूक्लियस इधर, इलेक्ट्रॉन इधर। समझ में आ रहा है, ये है तुम्हारा कैटायन और ये हो गया एनायन। मतलब जब कैटायन एनायन अलग थे तब तो दोनों का शेप स्फेरिकल था, लेकिन जब नजदीक आ गए तो कैटायन ने एनायन को पोलराइज कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया कि न्यूक्लियाई देखो दूर भाग गया और इलेक्ट्रॉन कैटायन के नजदीक आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन कैटायन के नजदीक आ गया और न्यूक्लियाई, एनायन का न्यूक्लियाई कैटायन के न्यूक्लियाई से दूर हो गया। मतलब ये एनायन क्या हो गया, डिस्टॉर्ट कर गया, डिस्टर्ब हो गया, पोलराइज हो गया। किसकी वजह से, कैटायन की वजह से। तो इसे हम कहेंगे कैटायन की पोलराइजिंग पावर। और चूंकि एनायन डिस्टॉर्ट हुआ है, पोलराइज हुआ है, तो इसे कहेंगे एनायन की पोलराइजेबिलिटी। आप देखो सामने, बाद में उतारना, जो मेन पॉइंट वो उतारना, मेन पहले समझ लो पहले इसको। तो कैटायन ने एनायन को पोलराइज किया, डिस्टॉर्ट किया। अच्छा होगा क्या, देखो सामने, जब ये कैटायन का न्यूक्लियाई इस एनायन के न्यूक्लियाई को रिपेल करेगा और इस एनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस एनायन के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बताओ, घटेगी कि बढ़ जाएगी? पहले दूरी कम थी, अब दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बताओ लूज हो जाएगा या टाइटली होल्ड हो जाएगा? लूज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हो गया ना। तो जब ये न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो ये लूज हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज होता है, फ्री होता है, उतना शेयरिंग में भाग लेता है। याद रखना, शेयरिंग में हमेशा वैलेंस शेल के लूज इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया, लूज हो गया, फ्री हो गया, तब ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन के साथ शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा और इनके बीच कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। शेयरिंग कब होगी? जब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, लूज होगा। और लूज कब होगा? जब ये एनायन क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और डिस्टॉर्ट करेगा कौन? कैटायन। ये कैटायन एनायन को जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन उतना लूज हो जाएगा, उतना शेयरिंग में भाग लेगा, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि डिस्टॉर्ट कब करेगा? ये कैटायन एनायन को डिस्टॉर्ट कब करेगा? जब कैटायन का साइज छोटा होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ठीक हो गया, ऐसा क्यों? छोटा होगा तो इसको डिस्टॉर्ट क्यों ज्यादा करेगा? जब आप अब देखो, जब छोटा है, मान लो कैटायन छोटा, चलो तो इसके बीच की दूरी बताओ, न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या है? मान लो यही कैटायन बड़ा होता तो, मान लो यही कैटायन थोड़ा बड़ा हो जाता तो इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो बता रिपल्सन कम होगा, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा भी कम, तो बताइए एनायन डिस्टॉर्ट भी कम होगा। आया समझ में? तो कैटायन एनायन को डिस्टॉर्ट कब करेगा? जब कैटायन का साइज छोटा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ऐसा क्यों? पॉजिटिव ज्यादा क्यों होना चाहिए? जब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उस एनायन के न्यूक्लियाई को उतना रिपेल करेगा और एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो ये एनायन डिस्टॉर्ट भी ज्यादा होगा। तो कैटायन एनायन को ज्यादा डिस्टॉर्ट करे, पोलराइज करे, डिस्टर्ब करे, इसके लिए कैटायन छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज
ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। इसको बोलते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर, जो कि वास्तव में है क्या? चार्ज साइज रेशियो। तो जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, मतलब चार्ज ज्यादा हो और साइज छोटा हो, तो ऐसे केस में ये कैटायन इस एनायन को डिस्टर्ब ज्यादा करेगा। और जितना ज्यादा ये पोलराइज होता जाएगा, मान लो ज्यादा पोलराइज हो गया, और देखो सामने पोलराइज ज्यादा हो गया, बताओ ये न्यूक्लियस उठ के यहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां चला है, अब बताओ दूरी बढ़ गई। और जितना दूरी बढ़ती जाएगी, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज होता जाएगा, फ्री होता जाएगा और शेयरिंग में ज्यादा भाग लेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो किसी भी आयनिक में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, उसके लिए मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, और पोलराइजिंग पावर को ज्यादा रखने के लिए उस मेटल का चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, एनायन के लिए बारे क्या बोला कि एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा क्यों होना चाहिए? जब एनायन जितना बड़ा होगा, उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूज हो जाएगा, और जितना ये लूज होगा, फ्री होगा, वो कैटायन के साथ शेयरिंग में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इसलिए एनायन का साइज क्या बोला है? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज क्यों ज्यादा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा लिखा है। जब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता जाएगा, साइज और बड़ा हो जाएगा। जब हमने कहा था फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आए तो ब्रोमीन के साइज के बराबर हो जाता है, और जितना ही बड़ा होता जाएगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और वो शेयरिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के फर्याद को याद करने के लिए एक फिगर याद कर लो, कैटायन होगा छोटा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, और एनायन का साइज बड़ा हो और उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा। ये है फर्याद रूल, बस नोट करो। देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। Smaller the size of cation, more positive charge density, more polarizing power of cation. Smaller the size of cation, more positive charge density, more polarizing power of cation. मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। हाँ, पैरा चेंज करो। ये तो कैटायन के लिए था। एनायन के लिए क्या बोला फजान ने? एनायन के लिए फजान ने क्या बोला? देखो, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, more will be polarizability of anion. More will be polarizability of anion. तो कैटायन के लिए क्या बोला? पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, और एनायन के लिए क्या बोला? पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो। कैटायन के लिए मतलब कैटायन मार रहा है और एनायन मार सह रहा है। मारने वाले के लिए पावर और सहने वाले के लिए एबिलिटी। अच्छा, मार सह रहा तभी तो जुड़े हैं। मान लो मार सहेगा ही नहीं, भाग जाएगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। यहाँ तो बॉन्ड बनना है, तो बॉन्ड तभी बनता है जब एक आदमी मारे दूसरा सहे। मतलब घर में कोई बोल दिया, हम चुपचाप सुन लेंगे तो हमारा रिलेशन मेंटेन रहेगा। और मान लो हमने भी बोल दिया, तब तो रिलेशन टूट गया। पता है, हाँ रिलेशन बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, बिगाड़ना थोड़ी है। तो इसलिए एक को तो सहना पड़ेगा ना, और सहेगा कौन? एनायन। इसलिए एनायन के लिए एबिलिटी और कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर। हाँ, पैरा चेंज करो। ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, greater the polarizing power of cation and greater the polarizability of anion,
greater the polarizability of anion, greater will be covalent character. Greater the polarizing power of cation, greater the polarizability of anion, greater will be covalent character. Greater the polarizing power of cation, greater the polarizability of anion, greater will be covalent character. हाँ वो समझ में आया? तो देखो कोई भी आदमी कब जोर से मारता है, जब वो पतला हो या मोटा हो? हाँ पतला आदमी जोर से मारता है, पता है? तो बताइए ये छोटा है पतला है, ये जोर से मारेगा, अच्छा है ना? अच्छा कौन आदमी ज्यादा मार सहता है, पतला कि मोटा? तो देखो ये सह रहा है, याद हो गया? मारने वाला पतला होना चाहिए और मार खाने वाला मोटा होना चाहिए, तभी मार सहेगा। अगर जो मार सहता है आगे चल के उसको फायदा भी होता है। एक पेरेंट्स ने तुमको किसी बात के लिए डांटा, मार भी दिया और तुम चुपचाप सह गए तो उसका आगे बेनिफिट तुमको मिलेगा, मिलेगा। दिखा भी दिखाते क्या मिलेगा बेनिफिट। ये विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के साथ है। हाँ बोलो समझ गया? तो कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो उनके बीच शेयरिंग हो जाएगी और बन जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाएगा। आयनिक तो है ही है, कोवेलेंट भी आ जाएगा। हाँ बोलो क्लियर? हाँ पहले हम चेक कर ले, जितना हम दिखाया उतना चेक तो कर ले। ये बताओ NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, हाँ बताओ इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? विच इज मोर कोवेलेंट? अब बताओ इसमें क्लोराइड कॉमन है ना? जो चीज कॉमन होती है वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं दिया करो। ध्यान दो वेरिएबल पर। वेरिएबल क्या? Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम+3, सिलिकॉन+4। ये पता लेफ्ट टू राइट साइज घटता है ना? छोटा साइज, चार्ज भी ज्यादा, साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, पता पोलराइजिंग पावर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बस। अच्छा हमारा क्वेश्चन ऐसे आ गया, BeCl2, CaCl2, SrCl2, PaCl2, बताओ इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन? हाँ जवाब होगा ये। अब फिर आएगा लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन? हाँ लिथियम क्लोराइड। फिर क्वेश्चन आएगा FeCl2, FeCl3, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन? बोलो। हाँ यहाँ आयरन 2 है, यहाँ आयरन 3 है, मतलब चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अच्छा SnCl2, SnCl4 में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन? समझ में आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, करीब 25-30 क्वेश्चन बन जाएंगे इसके ऊपर। 4 कंपाउंड रख देगा, पूछेगा इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन। क्वेश्चन आए फजान देख के आंसर टिक मारो। अच्छा और क्वेश्चन देखो, सिल्वर का फ्लोराइड, सिल्वर का फ्लोराइड, सिल्वर का ब्रोमाइड, सिल्वर का आयोडाइड, विच इज मोर कोवेलेंट? हाँ सिल्वर का आयोडाइड। मतलब इसमें पावर कॉमन है, पोलराइजिंग पावर सेम है, तो वेरिएबल क्या? एबिलिटी। एनायन का साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। मतलब लिथियम का एलम क्यों नहीं बन रहा था? कारण ये था कि लिथियम में कोवेलेंट ज्यादा था, आयनिक कम था, और जब आयनिक कम तो लैटिस एनर्जी भी कम। हाँ जब क्यों कोवेलेंट क्यों ज्यादा था? क्योंकि सल्फेट है बड़ा, लिथियम है छोटा, सल्फेट है बड़ा, लिथियम है छोटा, तो बताओ बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। और कोवेलेंट ज्यादा, आयनिक कम तो लैटिस एनर्जी कम, और जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी वो नेचर में एग्जिस्ट हो, इसलिए लिथियम का एलम नहीं बनता। हाँ बोलो समझ में आया? फजान का पहला रूल समझ में आया? हाँ दूसरा रूल क्या? देखो सामने, मान लो तुम्हारे सामने ऐसे 2 कंपाउंड रखे जाए जिसमें दोनों में मेटल का साइज सेम है और चार्ज भी सेम है और एनायन भी दोनों का सेम है,
लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है। दो कंपाउंड है, दोनों में मेटल का चार्ज सेम, साइज भी दोनों का सेम, दोनों का एनायन भी क्या है, सेम। अब पूछ रहा, अब बताओ इनमें ज्यादा कोवेलेंट कौन? अब क्या करें? तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो फजान का दूसरा नियम याद करना। क्या दूसरा नियम? देखो सामने एग्जांपल देके बताएं तो अच्छा रहेगा। देखो CuCl NaCl, ध्यान से देखना, बता दोनों में क्लोराइड्स कॉमन है कि नहीं? अच्छा, यहां भी +1, यहां भी +1, चार्ज भी कॉमन है और दोनों का साइज भी सेम है। Cu प्लस Na प्लस का साइज भी लगभग सेम, चार्ज भी देखो सेम, एनायन भी दोनों का सेम, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट। विच इज मोर कोवेलेंट? क्वेश्चन है कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? तो फजान क्या बोलता है? फजान का नियम यह है कि जिस मेटल आयन की वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा उसे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। उसकी पोलराइजिंग पावर नोबल गैस से ज्यादा होगी जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम आयन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, Cu प्लस के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 वाला स्यूडो नोबल और 8 वाला नोबल, और स्यूडो नोबल की पोलराइजिंग पावर नोबल से, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसमें कोवेलेंट ज्यादा, इसलिए CuCl मोर कोवेलेंट देन, नोट करो ये फजान का दूसरा नियम है। लेकिन दूसरा नियम तब लगाना जब पहला नियम फेल हो जाए। नोट करो, देखो मेटल आयन with pseudo noble gas configuration, metal ion with pseudo noble gas, metal ion with pseudo noble gas मतलब ब्रैकेट में 18 इलेक्ट्रॉन, pseudo noble का मतलब ब्रैकेट में 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। metal ion with pseudo noble gas electronic configuration bracket में 18 electron in valence shell having more polarizing power, having more polarizing power किसकी तुलना में? than noble gas, मतलब ब्रैकेट में 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। Pseudo noble gas 18 electron in valence shell having more polarizing power than noble gas, ब्रैकेट में 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिस मेटल आयन के वैलेंस शेल में 18 होगा उसकी पोलराइजिंग पावर 8 वाले से ज्यादा होगी। 18 वाले को बोलेंगे स्यूडो नोबल और 8 वाले को बोलेंगे नोबल। हाँ, एग्जाम्पल क्या